Welcome to all of you on my YouTube channel PSIR Academy with पूजा मैम। आज के इस कंप्लीट पॉलिटी के क्लास में हम डिस्कस करेंगे 1853 का चार्टर एक्ट यानी कि द चार्टर एक्ट ऑफ 1853। इस एक्ट के दौरान लॉर्ड डलहौजी को भारत का गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया और इसका टेन्योर यानी कि कार्यकाल था 1848 टू 1856। इस एक्ट के कुछ इम्पोर्टेंट प्रोविजंस में हम देखते हैं कि इस अधिनियम के माध्यम से विधायी कार्यों को कार्यकारी कार्यों यानी कि प्रशासनिक कार्यों से पृथक कर दिया गया, अलग कर दिया गया और विधि निर्माण के संदर्भ में भारत के लिए एक 12 सदस्यीय विधान परिषद यानी कि ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल का गठन किया गया, को अपॉइंट किया गया, जिसमें विभिन्न प्रांतों यानी कि जो भी जितने भी इंडिया में प्रोविंसेस थे उनको प्रतिनिधित्व दिया गया, उन्हें रिप्रेजेंटेशन दिया गया। इस प्रकार पहली बार इंडिया में क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को लागू किया गया और परिषद की इस शाखा ने छोटी संसद की तरह कार्य किया, जिसकी प्रक्रिया ब्रिटेन की संसद पर आधारित है। वर्तमान में हमारे संविधान में आर्टिकल 50 है जो सेपरेशन ऑफ पावर को रिफ्लेक्ट करता है, वो इस एक्ट में देखा गया। जैसा कि हम देखते हैं कि पहली बार विधायिका के कार्य को पृथक किया गया और प्रशासनिक यानी जो एग्जीक्यूटिव कार्य थे उसको अलग किया गया। ठीक, विधायिका यानी कि जो कानून का बनाने का कार्य करती है, निर्माण कार्य करती है कानून के, और कार्यपालिका जो कि कानून को एग्जीक्यूट करने का कार्य करती है। तो इस तरह से सेपरेशन ऑफ पावर यहाँ दिखाई देता है। और इससे पहले हमने देखा था कि विधायिका और जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका के पृथक्करण को दिखाया गया था। पहली बार सेपरेशन ऑफ पावर को दिखाया जाता है और पहली बार विधायिक कार्यों को कार्यकारी कार्यों से अलग किया जाता है और एक छोटे संसद को का निर्माण यहाँ से होता है, जिसमें जो भी प्रोविंस थे, जो भी प्रांत थे, उन्हें रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है पहली बार इंडिया में। क्योंकि इसके बहुत सारे रीजन थे, जिसमें पहला रीजन ये था कि अब इंडिया में जो लोग थे, यहाँ की जो नागरिक थे, यहाँ की जो जनता थी, वो डिमांड करने लगी थी डिसेंट्रलाइजेशन की और स्वराज की, और इसके साथ साथ सेल्फ गवर्नेंस, या फिर आप कह सकते हैं कि हमारा देश हमारा रिप्रेजेंटेशन जैसी विचारधारा अब गूंजने लगी थी। जिस वजह से भी हम देखते हैं कि पहली बार एक विधायिका एक छोटे संसद के रूप में एक छोटे पार्लियामेंट का निर्माण होता है, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के आधार पर उसी रूपरेखा पर गढ़ा गया रहता है और इसमें विधायिका के साथ साथ कार्यपालिका को भी दिखाया गया है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि इस अधिनियम के अंतर्गत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में सदस्यों की संख्या घटाकर 18 कर दी गई, जिसमें से 6 को क्राउन द्वारा नामित किया गया यानी कि नॉमिनेट किया गया। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो संख्या 24 हुआ करती थी उसे घटाकर 18 कर दी गई, जिनमें से 6 को क्राउन द्वारा नॉमिनेट किया जाना शुरू किया गया इस एक्ट के माध्यम से। कुल मिलाकर अब देखेंगे आप कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर इंडिया में आई थी व्यापार के लिए, पूरी तरह से बुरिया बिस्तर बांधा जा रहा था और अब उसे इंडिया से खदेड़ने की कोशिश में थी क्राउन और ब्रिटिश पार्लियामेंट, और डायरेक्ट अपना इंटरफेरेंस, अपना रूल एग्जीक्यूट करना शुरू करी, लागू करना शुरू करी इंडिया में। इसके साथ साथ इसी अधिनियम में पहली बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया गया। गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्यों में से 4 का चुनाव बंगाल, मद्रास, मुंबई और आगरा की स्थानीय प्रांतों द्वारा किया जाना शुरू किया गया इस एक्ट के माध्यम से। डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, क्योंकि हमने लास्ट क्लास में, पिछले क्लासेस में भी पढ़ा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट पूरी तरह से पावर को सेंट्रलाइज्ड कर रही थी, पूरी तरह से पावर पे अपना कंट्रोल शुरू कर दी थी। और अब क्या हुआ कि इंडिया की जो जनता थी वो डिसेंट्रलाइजेशन का डिमांड करना शुरू करी। इसके माध्यम से परिषद गवर्नर जनरल की संरचना में विधिक सलाहकार यानी कि लीगल एडवाइजर को पूरे सदस्य बना दिया गया। जैसा कि हमने लास्ट की क्लास में पढ़ा कि लॉर्ड मैकाले को
एक लीगल एडवाइजर, एक विधिक सलाहकार के रूप में काउंसिल में ऐड किया गया, जिसका काम होगा केवल और केवल लीगल एडवाइस देना, विधिक सलाह देना, जबकि उसे वोटिंग का अधिकार नहीं दिया गया। इस सीट को, इस लीगल एडवाइजर को 1853 के इस एक्ट के माध्यम से, 1853 के इस एक्ट के माध्यम से हमेशा के लिए इस पोस्ट को कंटिन्यू कर दिया गया। इसके साथ साथ बंगाल के प्रशासनिक कार्यों के लिए एक पृथक लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किया गया इस एक्ट के माध्यम से। और क्या क्या किया गया इस एक्ट के माध्यम से, तो हम देखते हैं कि इस एक्ट के माध्यम से कंपनी के अधिकार क्षेत्र को 20 वर्षीय परिसीमा से बाहर करके ब्रिटिश क्राउन के प्रसाद प्रयत्न सुनिश्चित कर दिया गया। मतलब जैसा कि हम देख रहे थे, 20 साल फिर 20 साल ऐसे कंपनी को टाइम दिया जा रहा था, बट रिन्यू किया जा रहा था कंपनी को एक तरह से इंडिया में रूल करने के लिए। बट अब ये था कि अब बहुत हो गया, अब ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ से भगाना है, पूरी तरह से खत्म करना है और डायरेक्ट यूके की क्राउन का रूल यहाँ पर एग्जीक्यूट करना है, लागू करना है। तो ये जो 20 वर्षीय परिसीमा था, इसे भी समाप्त करके अब ये कहा गया कि जब तक हमारी इच्छा है, यानी क्राउन की जब तक इच्छा है, तब तक ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में है, यानी कि अब अपनी उल्टी गिनती शुरू कर दे ईस्ट इंडिया कंपनी। विकेंद्रीकरण और भारतीयों की भागीदारी की मांग, सत्ता के विकेंद्रीकरण और शासन में भारतीयों की भागीदारी की मांग बढ़ती जा रही थी, जिसने के लिए भारतीयों का रिप्रेजेंटेशन भी शुरू किया गया और इसमें विधान परिषद में भारतीयों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नहीं था, जिससे स्थानीय लोगों की आवाज शासन से बाहर हो गई। इसके अलावा भारतीयों को कार्यकारी रूप में स्वीकार नहीं किया गया। ठीक है, तो कुल मिलाकर के जो भी प्रशासन था, जो भी उस समय के विधायिका थी, कार्यपालिका थी या फिर जो भी काउंसिल था, उसमें जिस पे शासन किया जा रहा था उनका ही रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल नहीं था। उनके प्रॉब्लम्स क्या हैं, उनकी समस्याएं क्या हैं, उनके बीच से आए कोई तो फिर पता चले। बट यहाँ पे क्या था कि भारतीयों का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं था, इस वजह से भारतीयों का विरोध किया जाना शुरू किया गया। 1853 के इस एक्ट में विशेष परिस्थिति में गवर्नर जनरल परिषद यानी कि काउंसिल जो थी, उसके द्वारा पास किए गए विधियों, लॉज को वीटो कर सकता था। मतलब गवर्नर जनरल को पहली बार राइट टू डिनाई का पावर दिया गया, डायरेक्ट उसे वीटो का पावर दिया गया इस एक्ट के द्वारा। 1853 के इस एक्ट के द्वारा यह अधिनियम ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा पारित अंतिम चार्टर एक्ट है। आप देखेंगे कि भारत शासन अधिनियम यानी कि ब्रिटिश क्राउन का डायरेक्ट इंटरफेरेंस, डायरेक्ट रूल शुरू होता है इंडिया। पहला एक्ट है जिसमें सिविल सेवकों की भर्ती और चयन के लिए खुली प्रतियोगिता, ओपन एग्जाम आरंभ किया गया। इस प्रकार विशिष्ट सिविल सेवा भारतीय नागरिकों के लिए भी खोल दी गई। मतलब कि इससे पहले क्या था, जो ब्रिटिशियर्स थे उनको अधिकार था सिविल सर्विसेज एग्जाम देने का और वही ब्यूरोक्रेट अपॉइंट किए जाते थे। एक ब्यूरोक्रेट के रूप में, लोक प्रशासक के रूप में वही कार्य करते थे। 1853 के इस एक्ट के द्वारा पहली बार इंडियंस को सिविल सर्विसेज एग्जाम देने के लिए ओपन एग्जामिनेशन शुरू किया जाना। 1853 के इस एक्ट के द्वारा हम देखते हैं 1854 में भारतीय सिविल सेवा के संबंध में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। पहली सर्विसेज एग्जाम था, उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला हायर सिविल सर्विसेज एग्जाम, दूसरा लोअर सिविल सर्विसेज एग्जाम। ओपन एग्जामिनेशन शुरू किया गया। इसकी वास्तविकता कुछ और थी, सैद्धांतिक रूप से इसका स्ट्रक्चर जैसा मैंने बताया ऐसा था। अब थोड़ा सा वास्तविकता के बारे में समझते हैं। तो इस अधिनियम ने स्थानिक रूप से भारतीयों के लिए सिविल सेवा परीक्षाएं खोल दी गई, लेकिन परीक्षा के लिए उम्मीदवारों को ब्रिटेन की यात्रा करने की आवश्यकता ने अधिकांश भारतीयों के लिए एक बड़ी व्यवहारिक बाधा पैदा कर दी। तो हर किसी के लिए आसान नहीं था यूके जाना और फिर एग्जाम्स देना। तो इस तरह से कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली
इंडियंस को सिविल सर्विसेज या ब्यूरोक्रेट्स बनने से रोकने के लिए इस तरह के प्रोविजंस किए गए थे। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे इस एक्ट के रिगार्डिंग। कैसा रहा आज का लेक्चर? ऐसे ही अन्य वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। थैंक यू सो मच।